सबसे पहले इकोनॉमिक्स, इसको हम डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के पहले मैं आपको एक यहाँ पे कीवर्ड यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, वो है स्कार्स रिसोर्सेज। अब इसको हम समझ लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय स्कार्स रिसोर्सेज, ये क्या होता है। देखो, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो चाहे इंडिया की बात हो, चाहे हमारे फैमिली के रिसोर्सेज हो, चाहे हो सकता है हम ग्लोबल रिसोर्सेज की बात कर रहे हो, कुछ भी अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल नहीं होता है। तो आज आपका चाहे क्रूड ऑयल हो, ठीक है, चाहे कोल हो, चाहे कुछ भी हो सकता है, सिलिकॉन है जैसे। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनकी जरूरत हमको डे टू डे लाइफ में या फिर कभी भी ऐसे जिसकी नीड आती है, लेकिन वो अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल नहीं है। अगर कोई चीज मान लो अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होती, तो फिर वो हमें बहुत हाई प्राइस पे परचेज नहीं करना होता मार्केट से, राइट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो स्कार्स रिसोर्सेज ये एक बहुत बड़ा फीचर है किसी भी इकोनॉमी का, क्योंकि हर इकोनॉमी को कुछ चीजें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, कुछ चीजें हम दूसरे कंट्रीज को बेचते हैं, राइट। तो ये जो पूरा सिस्टम चलता है, इसमें रिसोर्सेज का बहुत बड़ा रोल है। तो इकोनॉमिक्स को जब हम डिफाइन करेंगे, उसमें हम ये मान के चलेंगे कि रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कार्स। कोई भी चीज अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं होती है, राइट। अच्छा, अब मान लो कि हमने एज्यूम कर लिया कि रिसोर्सेज स्कार्स है, तो अब हम इसका क्या करें। तो होता ये है, ये जो स्कार्स रिसोर्सेज की बात बार बार आ रही है, वो इसलिए कि हम कोई भी डिसीजन जब ले रहे होते हैं, वो चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे किसी किसी कंट्री की गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेने वाली है, कोई पॉलिसी डिसीजन लेने वाली है गवर्नमेंट को, तो उनको भी ध्यान रखना पड़ता है कि उनके पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। जैसे आपको हर साल सुनाई देता है ऐसा कि बजट आया है, तो बजट में हर मिनिस्ट्री को, हर स्कीम को बहुत ही ध्यान दे के, बहुत ज्यादा कंसिडरेशन के बाद कुछ अमाउंट एलोकेट किया जाता है। और ये चीज क्यों, ये सब चीजों के पीछे ना बहुत ज्यादा दिमाग लगता है, क्योंकि जो बजट का टोटल अमाउंट है वो अनलिमिटेड नहीं हो सकता, ठीक है। जितनी रेवेन्यू आ रही है गवर्नमेंट की, उसी के हिसाब से उनको बजट डिसाइड करना पड़ता है कि जो अलग अलग सब यूनिट्स हैं उनको कितना कितना एलोकेट किया जाना है, राइट। और ऐसा हो सकता है कि किसी एक मिनिस्ट्री को बहुत ज्यादा मिल गया, किसी दूसरे मिनिस्ट्री को बहुत कम मिल गया, राइट। तो ऐसा हो सकता है। उसके पीछे भी जो पूरी थॉट प्रोसेस होती है, उसमें काफी टाइम लगता है। वो इसलिए क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वरना अगर पैसे बहुत ज्यादा होते सरकार के पास, तो सरकार सबको बोलती कि ठीक है, हमने तुम्हें $10 बिलियन दे दिया सबको, या फिर इससे बहुत ज्यादा अमाउंट दे दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जब हम कोई भी डिसीजन ले रहे होते हैं, वो चाहे हमारे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो हो सकता है किसी कंट्री के लिए हो, चाहे हो सकता है कि किसी सब ग्रुप के लिए हो, वो ग्रुप कुछ भी हो सकता है, वो आपकी सोसाइटी हो सकती है जहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है इसीलिए, तो वो कोई सोसाइटी हो सकती है, चाहे कोई और ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। इन दी एंड बात ये है कि इकोनॉमिक्स इज या फिर इकोनॉमिक्स कैन बी कॉल्ड या फिर इट कैन बी टर्म्ड एज द साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब कीवर्ड पे ध्यान देना। एक तो पहले डिसीजन मेकिंग हो गया, जो मैंने एक्सप्लेन किया कि रिसोर्सेज स्कार्स हैं, तो उसको यूज करने के लिए, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको यूज करने के लिए एक बहुत ही थॉटफुल प्रोसेस होना चाहिए, जो कि आपको फॉलो करना है, सो दैट आप रिसोर्सेज को एलोकेट कर पाओ अच्छे तरीके से। अब इसको हम साइंस इसलिए बोल रहे हैं कि वो जो प्रोसेस है, वो जो तरीका है डिसाइड करने का कि आपको कैसे कैसे एलोकेट करना है, वो तरीका रैशनल होना चाहिए। रैशनल का मतलब क्या है कि उसके पीछे कोई बहुत अच्छी वजह होनी चाहिए, जिसको कि ध्यान में रख के आपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, राइट। इसलिए हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। वो डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, बाय एलोकेटिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्कार्स रिसोर्सेज अमंग द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी और एनी अदर ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो अब आप एक बार डेफिनेशन रीड करो, अब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। So it is the study of how societies use scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among their people. तो वो जो डिसीजन है वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है कि वो कोई कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हो, या फिर किसी और तरीके की जो आउटपुट होती है, वैल्यूएबल आउटपुट, वो प्रोड्यूस करने के लिए हो। डिपेंड करता है कि रिसोर्सेज को यूज कौन कर रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में डिफरेंस नहीं समझ पाते, तो हम एक बार पहले फाइनेंस को देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उसके बाद हम इसको लिंक करेंगे एक दूसरे से कि कौन किसका सब पार्ट है। तो फाइनेंस के डेफिनेशन में हमने ये लिखा कि इट इज द मैनेजमेंट ऑफ मनी, यहाँ अगेन कीवर्ड पे ध्यान देना, मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज इन्वेस्टिंग, बोरोइंग, लेंडिंग, बजटिंग,
सेविंग एंड फोरकास्टिंग। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेट अवे हमने यहाँ पे बोल दिया कि फिनांस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ मनी, राइट। बट अगर आप इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखो, यहाँ पे कहीं भी मनी वर्ड यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है रिसोर्सेज यहाँ पे टाइम हो। अब देखो, जैसे मुझे एक ही टाइम पे दो जगह से कॉल आ गया कि मुझे एक जगह मुझे मान लो कि किसी फैमिली मेंबर से मिलने जाना है, दूसरी जगह मुझे अपने किसी फ्रेंड से मिलने जाना है, और दोनों की टाइम एक ही है, दोनों ने मुझे सेम टाइम पे बुलाया है। अब मुझे यहाँ पे चूज करना पड़ेगा कि मुझे किसके पास जाना है। अब इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जिन फैक्टर्स को कंसीडर करके मैं उनसे मिलने जाऊंगा, दोनों में से किसी एक के पास। अब ये फैक्टर हो सकता है टाइम का, कि मुझे कितना टाइम लग रहा है दोनों जगह पे जाने में अलग अलग। तो अगर मान लो कि मेरा फ्रेंड जो कि मेरे से 2 घंटे की दूरी पे रह रहा हो, और मेरा कोई फैमिली मेंबर है जो कि एकदम एकदम पास में है, ठीक है, जहां पे जाने में मुश्किल से मुझे 10 मिनट लगेंगे। सो अगर ऐसा है तो मैं हो सकता है कि टाइम को मैं कंसीडर करूं और मैं फैमिली मेंबर से मिलने जाऊं। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि मुझे फ्रेंड से मिले बहुत लंबा टाइम हो गया हो, मान लो कि 5-6 महीने हो गए हैं, लेकिन फैमिली मेंबर से मैं हर वीकेंड पे मिल रहा हूँ। तो उस केस में हो सकता है कि मैं ये देखूं कि किससे मैं बहुत पहले मिला हूं, उसको मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रेफरेंस दे सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे जैसे फैक्टर्स चेंज होते रहेंगे वैसे वैसे आपकी डिसीजन हो सकता है कि चेंज होती रहे, राइट। सो इकोनॉमिक्स में हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं और उसके थ्रू कोई आउटपुट देखते हैं कि क्या वो निकल के आ रहा है और बेस्ट आउटपुट क्या हो सकता है। लेकिन अगर हम फिनांस की बात करें तो वहां पे पार्टिकुलरली मनी को मैनेज करना होता है। तो आपको यहाँ से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉड है, राइट, लेकिन फिनांस में हम सिर्फ मनी की बात कर रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि फिनांस इज अ सबसेट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये आप बोल सकते हो। आप चाहो तो इसको यहाँ पे लिख लो कि फिनांस है, फिनांस इज अ सबसेट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, फिनांस इज अ सबसेट ऑफ इकोनॉमी। अब जैसे आप आरबीआई सेबी को देखते हो तो दोनों के रूल्स हैं अलग अलग। अगर मैं सिर्फ फिनेंशियल मार्केट की बात करूं तो आरबीआई का काम होता है मनी मार्केट को मैनेज करना, उसके बाद फॉरेक्स मार्केट को मैनेज करना, और सेबी का काम होता है वो सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करती है, ठीक है। तो आरबीआई का रोल क्या है यहाँ पे, मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, और सेबी का रोल कहाँ पे आता है, सिक्योरिटीज मार्केट में। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है जो कि आरबीआई के रोल में आता है, वो ये है कि आरबीआई पूरे कंट्री के मॉनेटरी पॉलिसी को भी देखती है। सेबी का ये काम नहीं है, ओके। तो किसी कंट्री के या फिर किसी किसी इकोनॉमी के पूरे मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करना, ये काम अपने आप में बहुत ज्यादा ब्रॉड है, राइट, जो कि सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मिला है आरबीआई को। आप समझ रहे हो। तो इसलिए सेबी जो कि फिनांस से रिलेटेड है, आप बोल सकते हो कि फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड है, उसके अलावा सेबी के पास रोल होता नहीं है। लेकिन आरबीआई वो ओवरऑल पूरे इकोनॉमी को देखती है, तो इसलिए आरबीआई का स्कोप ज्यादा बड़ा होता है। आपने जहां भी जितने भी न्यूज आर्टिकल्स पढ़े होंगे या आरबीआई के ऊपर आपके अगर नोट्स भी होंगे, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि आरबीआई के पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। वो इसीलिए है, क्यों, क्योंकि आरबीआई इकोनॉमी को मैनेज करती है, जो कि ज्यादा ब्रॉड है। फिनांस का स्कोप थोड़ा सा नैरो होता है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स। अगर आप इससे इसको कंपेयर करोगे तो फिनांस का स्कोप थोड़ा सा नैरो होता है। अगर आप सिर्फ फिनांस को ही देखोगे एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो नो डाउट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन स्कोप इसका इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा नैरो मिलेगा। ओके, तो ये आपने समझ लिया कि दोनों की मीनिंग क्या क्या है। अब यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो हम आगे बहुत डिटेल में देखेंगे, बट आई थिंक ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, इन्वेस्टिंग, बोरोइंग, लेंडिंग, बजटिंग, सेविंग एंड फोरकास्टिंग। अब इसको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मुझे 2-3 महीने बाद मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मुझे कोई व्हीकल लेनी है, या फिर 1 साल के बाद मुझे कोई व्हीकल लेनी है, लेकिन मेरे पास उतनी सेविंग्स अभी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरी मंथली इनकम है उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा बचा के हो सकता है कि मैं सेविंग्स को इतना बढ़ाने की कोशिश करूं, सो दैट अगर पूरा अमाउंट मैं ना भी दे पाऊं तो कुछ अमाउंट जिसको कि बोलते हैं डाउन पेमेंट, तो उस फॉर्म में मेरी सेविंग्स काम आ जाए मुझे, ठीक है। तो वहां पे सेविंग्स आया रोल में। उसके बाद अगर मान लो कि फिर भी थोड़े बहुत पैसे बच जा रहे हैं जो कि मुझे चाहिए होंगे, तो वो आप फिर लोन के थ्रू बोरो करके आप ले सकते हो। ओके, तो ये आ गया आपके फिनांस का पार्ट हो गया आपके, ये हो गया पर्सनल फिनांस, कि आप अपने पर्सनल फिनांसेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम किसी कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वहां पे होता है कॉर्पोरेट फिनांस। ये सबको हम आगे अभी देखेंगे। मैंने बस आपको एग्जांपल देके समझाया है कि आप ऐसे समझो
कि आपको अगर कोई काम करना है फ्यूचर में, ठीक है, या फिर अभी कोई काम करना है आपको, तो आप ये देखते हो कि आपके पास जितना अमाउंट अवेलेबल है क्या उससे वो हो पाएगा। अगर वो नहीं हो पाएगा तो फिर आपको कोई और सोर्स ढूंढना पड़ेगा फिनांस का। यही काम फिनांस में होता है कि अगर आपको मान लो कि किसी किसी भी कंपनी को, आप कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और उस कंपनी को कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करनी है, तो आपके पास जितना कैपिटल पहले से अवेलेबल है, अगर वो सफिशिएंट है, तब तो आप उसको सीधे सीधे इन्वेस्ट कर सकते हो उस फिक्स्ड एसेट में। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्या है, वो है फिक्स्ड एसेट। क्यों? क्योंकि इसका फायदा आपको बहुत लंबे टाइम तक मिलता रहेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। और जिस एसेट का फायदा आपको सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर में मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं करंट एसेट। ये सब हम अकाउंट्स की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन मुझे आपको समझाना था कि अगर आपका कैपिटल सफिशिएंट है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने में, तब तो अच्छी बात है। वो सारा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली उस फिक्स्ड एसेट में, प्लांट में। लेकिन अगर वो अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, देन यू विल हैव टू बोरो फ्रॉम समवेयर, दैट वुड बी अ बैंक और कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में वो आ जाएगा बोरोइंग का पार्ट। तो इसी तरह सारे कीवर्ड्स एक दूसरे से लिंक्ड है। हो सकता है कि आपके पास अगर कैपिटल बहुत ज्यादा है, अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो फिर आप मार्केट में किसी और को दे सकते हो। कोई दूसरी कंपनी जो कि आपकी कॉम्पिटिटर नहीं है, अगर उनको पैसे चाहिए तो आप उसको दे सकते हो। तो ये हो गया पार्ट किसका, लेंडिंग का। तो आप देखो यहाँ पे जो जितने अलग अलग कीवर्ड्स हैं उन सबके अलग अलग रोल है। तो ये सब सारे पार्ट होते हैं किसके, फिनांस के। और ये मनी मैनेजमेंट है, इसलिए हम इसको फिनांस बोलते हैं। जबकि इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्रॉड था, इसमें सिर्फ मनी नहीं है, इसमें टाइम भी होता है, या फिर जितने भी और टाइप के रिसोर्सेज है, लेबर हो गया, राइट। तो कई सारी चीजें हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।